बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम पुनः एक नए संबोध के साथ आप लोगों के बीच पहुंचे हैं और एक नए संबोध को प्रारंभ करने से पूर्व हम रिव्यू कर लेते हैं पुराने संबोध का। जो पुराने संबोध के रिव्यू की बात आती है तो वहां पर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। उन्हीं में से एक सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? किसी भी स्थान कह सकते हैं या विशिष्ट स्थान कह सकते हैं, वहां पे विशेष प्रकार के जीवधारी होते हैं और उनका पर्यावरण भी होता है। यानी पर्यावरण का मतलब उनके चारों ओर का आवरण। तो किसी विशेष स्थान पर जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंधों द्वारा एक तंत्र का निर्माण होता है, एक सिस्टम का निर्माण होता है, उसको पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, किसी विशिष्ट स्थान पर जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों द्वारा बने एक तंत्र को पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। ये जो इकोसिस्टम है ये एक छोटे से गमले का भी हो सकता है और एक बहुत बड़े बायोस्फीयर का भी हो सकता है। इसके साथ ही हमने जो इसके उदाहरण जो अध्ययन किए, जब उन पर नजर डालते हैं तो हमने घास के मैदान, बगीचे का, वन का, रेगिस्तान का, खारे पानी का, शुद्ध जल का, तालाब का या झील का, ऐसे पारितंत्रों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। जब हम पिछले संबोध की फिर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। और खाद्य श्रृंखला की बात करते ही घास, टिड्डे, मेढक, सांप, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ये हमारे दिमाग में इनके डायग्राम, इनके चित्र आने लगते हैं। यहां पर जो घास है वो उत्पादक है और ये जो तीन हैं ये प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो यहां पर जब खाद्य श्रृंखला को हम डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पोषी स्तरों का वह अनुक्रम जिसके द्वारा भोजन उत्पादक से अंततः उच्च श्रेणी के उपभोक्ता तक पहुंचता है। यानी ये देखिए, हम यहां से यहां तक, उत्पादक से उच्च श्रेणी के उपभोक्ता तक, ये जो है भोजन ऐसे उत्पादक से उच्च श्रेणी के उपभोक्ता तक पहुंच रहा है, जो एक श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे पहले जो हमारा भोजन था वो पादपों ने बनाया, फिर उनको टिड्डे ने खाया, फिर उसको फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खाया। तो इस प्रकार ये एक चेन का निर्माण कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी चेन को या इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो आता है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल, अगर हम बहुत से आसान शब्दों में खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य जाल में देखिए, इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल गई हैं आपस में। क्लियर सी खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में सिर्फ इतना अंतर है कि जो खाद्य श्रृंखला थी वो एक लाइन से बनी थी, एक श्रृंखला में थी, श्रृंखलाबद्ध थे उसमें, और यहां पर जो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में
जुड़ गई हैं, इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, अंतर संबंधित हो गई हैं। जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर देखिए, ये एक खाद्य श्रृंखला ये है, एक ये भी बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हो गए हैं, अंतर संबंधित हो गए हैं, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बन गया है। तो यानी यहां पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बन गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला या पोषी स्तरों की बहुगुणिता यहां पर हो गई है, या खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के एक जाल का निर्माण करती हैं, या अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंधित जाल ही खाद्य जाल या फूड वेब कहलाता है। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है पोषी स्तर, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी। जब हम खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ा था तो हम कहते हैं पोषी स्तरों का अनुक्रम, जिसमें भोजन उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो फिर ये पोषी स्तर क्या है? देखिए, पोषी स्तर पाचनतंत्र के वो स्तर हैं जिन पर जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रोफ्स हैं, ये हर्बीवोर्स हैं, और ये प्राइमरी कार्निवोरस, ये सेकेंडरी कार्निवोरस। ये इस प्रकार से ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट बनाएंगे, ट्रॉफिक लेवल सेकंड बनाएंगे, ट्रॉफिक लेवल थर्ड बनाएंगे और ट्रॉफिक लेवल फोर्थ बनाएंगे। और ये उनके डायग्राम दिए गए हैं, जो खाद्य श्रृंखला है उसके डायग्राम दिए गए हैं। तो जो ऑटोट्रोफ्स, जिनके हम जो उत्पादक थे, उनको वो स्वपोषी होते हैं, ये होते हैं स्वपोषी। ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट बनाएंगे, T1 ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट बनाएंगे। और जो हर्बीवोर्स हैं वो शाकाहारी होते हैं और पौधों जो उत्पादक होते हैं उनको खाते हैं, इनको ट्रॉफिक लेवल T2 कहते हैं। और फिर उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो T3 यानी ट्रॉफिक लेवल थर्ड बनाएंगे, लेकिन वो किसका भक्षण करेंगे? वो भक्षण करेंगे हमारे हर्बीवोर्स का, यानी शाकाहारियों का। फिर जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं, या यहाँ पर हम इनको टॉप कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, तो वो बनाएंगे ट्रॉफिक लेवल 4। ये किसका भक्षण करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर का। तो इस प्रकार से जो ट्रॉफिक लेवल है वो पाचनतंत्र के वो स्तर हैं जहां पर जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर? फिर अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो नया संबोध है, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, अगर हमसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिक पिरामिड है क्या, तो हमें वही चीजें ध्यान रखनी है: पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला और पोषी स्तर, उत्पादक, उपभोक्ता। यही बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तर, अभी हमने पोषी स्तरों की बात करी थी थोड़ी देर पहले हमने पोषी स्तरों की बात करी थी। जैसे ये पोषी स्तर है हमारे, ये पोषी स्तर हमने दिखाए थे, इनमें ये फूड चेन दिखाई थी। ये पहला पोषी स्तर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये पोषी स्तर जब हमने बात करी थी, तो ये पोषी स्तरों में, तो फिर से पारिस्थितिक पिरामिड को समझते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है भी किसी भी पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तरों में, खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तरों में उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में, एक तो उत्पादक होते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, प्रथम श्रेणी के भी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के भी होते हैं, तृतीय श्रेणी के भी होते हैं, इस प्रकार। उसके बाद टॉप कार्निवोरस भी होते हैं, यानी उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी होते हैं। तो उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंध होते हैं, है ना। हमने देखा अभी इनके खाद्य संबंध है, ये जो घास है, टिड्डा है, मेढक है, स्नेक है, इनके पारस्परिक खाद्य संबंध है। ठीक है,
इनके पारस्परिक खाद्य संबंध हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों का, जो इनके बीच पारस्परिक खाद्य संबंध हैं, उनका जब हम संख्या के आधार पर या उनके जैवभार के आधार पर या उनमें ऊर्जा प्रभाव के आधार पर उनका ग्राफीय निरूपण कर देते हैं, एक ग्राफ बना देते हैं, उनका एक ग्राफ के रूप में उनका निरूपण कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। क्लियर सी बात है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों की संख्या, जैवभार या ऊर्जा प्रवाह के आधार पर ग्राफीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ग्राफीय निरूपण होता है, जो ट्रॉफिक लेवल के जो ग्राफीय निरूपण होता है, जैसा ये एक एग्जाम्पल है, इस पर जब ग्राफीय निरूपण करते हैं तो इस तरीके के पिरामिड हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब ये जो पिरामिड है ये ऊर्जा का पिरामिड बना हुआ है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब आगे बात करते हैं हम ये ऊर्जा के पिरामिड होते कैसे हैं, ये पिरामिड जो इकोलॉजिकल पिरामिड हो कैसे होते हैं, उनका आकार कैसा होता है। तो जब उनके आकार की बात होती है तो यहां पर हम देखते हैं शेप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये जो पिरामिड है ये या तो सीधा होगा या उल्टा बनेगा। जब हम संख्या के आधार पर या उनके जीवभार के आधार पर अगर हम पिरामिड तैयार करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जब हम संख्या का और किसका, जैवभार का पिरामिड तैयार करते हैं तो वो उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, यानी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये जो है सीधा पिरामिड कहलाएगा और ये उल्टा पिरामिड कहलाएगा। कभी कभी ये स्पैंडल शेप्ड इस तरीके के भी हो सकते हैं, जो दोनों कोनों पर इस तरीके के भी स्पैंडल शेप्ड भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो मेनली हम बात करें तो अपराइट एंड इन्वर्टेड जो पिरामिड है वो संख्या के आधार पर भी इसी प्रकार के 2 प्रकार के बनते हैं मेनली, और जैवभार के आधार पर भी 2 प्रकार के पिरामिड बनते हैं, वो सीधा या उल्टा। लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। वो हमेशा सीधा क्यों बनता है, इस बात को हम आगे जब ऊर्जा का पिरामिड पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि क्यों सीधा हमेशा बनता है। उसके बाद हम आते हैं पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार। कितने प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड बन सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव संख्या के आधार पर, जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है वो जीव संख्या या जैवभार या ऊर्जा के प्रवाह का ग्राफीय निरूपण है। तो हम संख्या के आधार पर पिरामिड बना सकते हैं, हम जैवभार के आधार पर पिरामिड बना सकते हैं, हम ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर पिरामिड बना सकते हैं। तो जब हम जीव संख्या के आधार पर पिरामिड बनाते हैं तो उसको कहा जाता है जीव संख्या का पिरामिड। जब हम नंबर के आधार पर जब पिरामिड तैयार करें, जो ग्राफीय निरूपण हम जब करते हैं, जब संख्या के आधार पर जो उत्पादक हैं और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनके जो खाद्य संबंध हैं, पारस्परिक खाद्य संबंध हैं उनके, तो उसका जब हम संख्या के आधार पर निरूपण करेंगे तो जीव संख्या का पिरामिड कहलाएगा, जो सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। फिर हम जैवभार का पिरामिड बनाएंगे। अगर जैवभार के आधार पर हम पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड वहां पर भी हम जीवों का भार लेंगे, पिरामिड के निर्माण में भार का सैंपल लेंगे, तो वो भी क्या होगा, उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है। फिर हम उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड लेंगे, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होगा। ठीक है। इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे कि सीधा क्यों होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्लियर। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि जो जीव संख्या का पिरामिड है,
जीव संख्या का पिरामिड क्या है? देखिए, जब किसी भी पोषी स्तर के उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों का उनकी संख्या के आधार पर ग्राफीय निरूपण करते हैं। बात समझ में आ रही है? उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों का उनकी संख्या के आधार पर ग्राफीय निरूपण करते हैं, तो उसको कहा जाता है जीव संख्या का पिरामिड। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। सामान्यतः, जैसे मैंने पहले भी बात करी, कि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। वो वहां के पोषी स्तर पर निर्भर करता है कि पोषी स्तर में किस प्रकार के जीव हैं। तो देखिए, हम इसका एग्जांपल देखते हैं, कैसे सीधा बन जाता है, कैसे उल्टा बन जाता है। जैसे जीव संख्या के आधार पर हम पिरामिड, ये देखिए, ये सीधा पिरामिड बना हुआ है, ये सीधा पिरामिड है, और ये उल्टा पिरामिड है। अब ये जीव संख्या का, हमने यहाँ पर जीवों की संख्या का ग्राफ ही निरूपण किया है। यहाँ पर ये घास है, या हम इसको कह सकते हैं ये अनाज है, ठीक है। तो ये गेहूं की पौध है, तो इनका जो नंबर होंगे, इनकी जो संख्या होगी, वो जो ट्रॉफिक लेवल में हमको T1, T2, T3, T4 में दिख रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? घास की होगी, या जो ये फसल है यहाँ पर इसकी होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा संख्या इसकी होगी, जो उत्पादक हैं। फिर उसके बाद संख्या घटते जाती है। जो यहाँ पर मान लिया चूहा है, ये चूहा दिख रहा है हमें, तो चूहों की संख्या जो घास है, घास की अपेक्षाकृत कम होगी। फिर वहां पर जो सांप होंगे उनकी संख्या कुछ और कम होगी। फिर इसको खाने वाले जो बाज है उसकी संख्या कुछ और कम होगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है, जो ट्रॉफिक लेवल बने हैं, उनमें संख्या लगातार घटती जा रही है। तो जिस कारण से ये पिरामिड कैसा बन गया? सीधा बन गया। इसका आधार में सबसे ज़्यादा संख्या है तो सबसे चौड़ा बना, और इसके सबसे कम संख्या है तो सबसे सकरा बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पिरामिड होगा वो सीधा पिरामिड होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक पेड़ के पारितंत्र की बात। ये तो घास के मैदान का, मान लीजिए इसको घास के मैदान का पारितंत्र, और ये एक पेड़ का जब हम नंबर गिनते हैं तो पेड़ कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट का निर्माण कर रहा है। तो एक पेड़ है, संख्या कितनी है? 1। इसके ऊपर हो सकता है जो हर्बीवोर्स हैं, पक्षी बैठे हुए हैं, तो उन पक्षियों की संख्या कितनी होती है? 100 भी हो सकती है, 50 से 100 के बीच भी हो सकती है। तो इसके ऊपर बैठे हैं, इससे अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं। फिर इनके ऊपर जो पैरासाइट हैं, इन पक्षियों के ऊपर जो पैरासाइट हैं, उनकी संख्या हो सकता है 200 हो जाए टोटल, और तो बढ़ते जा रही है, यहाँ पर हम संख्या देख रहे हैं। फिर जो हाइपर पैरासाइट है उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस प्रकार से ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर संख्या क्या है? जो प्रोड्यूसर था वो एक ही था, उसकी संख्या बहुत कम थी। उसके बाद जो हर्बीवोर आए, पैरासाइट आए, हाइपर पैरासाइट आए, तो उनकी संख्या बढ़ती चलेगी। इस प्रकार से जब ग्राफीय निरूपण किया इनके खाद्य संबंधों का संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर जो पिरामिड है वो उल्टा पिरामिड बन गया, यानी इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैव भार का पिरामिड। जैव भार का, देखिए वहां हमने संख्या ली थी, यहाँ पर क्या लेना है? भार लेना है। भार के आधार पर बनाएंगे। जब किसी पोषी स्तर के उत्पादकों, यहाँ पर भी उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों का ही हमने ग्राफीय निरूपण करना है, लेकिन किस आधार पर? जैव भार के आधार पर, ठीक है। किसी पोषी स्तर के उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों का उनके जैव भार के आधार पर, किसके आधार पर? जैव भार के आधार पर, यह याद रखना है।
ग्राफी निरूपण जब किया जाता है तो उसे जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। जब हम जैव भार का पिरामिड तैयार करते हैं, जब हम उसको बनाते हैं, जब उसका ग्राफी निरूपण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो भार है वो शुष्क भार लेते हैं। किसी भी पारतंत्र में किसी भी पोषी स्तर के शुष्क भार से उसका ग्राफ बनाते हैं, उसके आधार पर उसका सैंपल लेकर के। तो सामान्यतः जो जैव भार के पिरामिड हैं वो भी संख्या के पिरामिड की तरह ही या तो सीधे बन सकते हैं या उल्टे बन सकते हैं, यानी दोनों सीधे भी बन सकते हैं, उल्टे भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम शुष्क भार लेते हैं और जब पिरामिड बनाएंगे जैव भार के आधार पर तो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। क्लियर? उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे जैव भार का हम पिरामिड बना रहे हैं तो सीधा, जैसे हमने बात करी कि सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए, ये घास के मैदान का पारतंत्र है। यहाँ पर भी, यहाँ पर हम जब ये देख रहे हैं, देखिए ये हमारा घास है। घास का जो वेट लेते हैं हम, तो वेट सबसे ज़्यादा होता है घास का। यहाँ पर जैसे 1000 kg दिखाया है। फिर उसके ऊपर जो ये मान लिया खरगोश है, तो खरगोश की बात करें तो उसका 100 kg, कुछ खरगोश यहाँ पर होंगे तो उनका वेट लिया तो 100 kg आया, यानी कम आया। फिर यहाँ पे कुछ प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, ये मांसाहारी हैं जो इसको खाएंगे खरगोश को, तो ये इसको खाएंगे तो फिर इनका वेट और इनकी संख्या भी कम होगी और वेट भी कम होगा। तो इसकी वजह से ये और नैरो होता चला गया जो पिरामिड है। फिर ये जो टॉप कार्निवोरस है, ये इसका वेट और कम हो जाएगा अपेक्षाकृत प्रोड्यूसर के। तो इस प्रकार से वेट हम देख रहे हैं घटते जा रहा है। जितनी इनकी संख्या, उत्पादकों की यहाँ पर वेट था, उत्पादकों की अपेक्षा जो टॉप कार्निवोरस है, टॉप कार्निवोरस तक जो भार है, जो शुष्क भार है इनका, वो घटते जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पिरामिड सीधा बना। लेकिन यहाँ पर अगर जब हम तालाब के पायतंत्र में, तो घास के मैदान का पायतंत्र था, या हम कह सकते हैं जंगल का पायतंत्र है। अब जब हम यहाँ आते हैं फिर से एक तालाब का पायतंत्र देखते हैं। ये तालाब का पायतंत्र है या एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, हम जलीय पायतंत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं वो डाइटम्स या शैवाल वगैरह जो भी हैं यहाँ पर, ये इनका जो वेट है वो बहुत कम होगा अपेक्षाकृत जो हर्बीवोर्स मछलियाँ हैं, जो छोटी मछलियाँ हैं। तो ये छोटी मछलियों का, जो मछलियों का वेट है इनका, ये सबसे कम किसका होगा, जो उत्पादक हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म पौधे होते हैं। तो जैसे शैवाल है, डाइटम्स हैं, तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो इनका भार भी जो है बहुत कम होता है अपेक्षाकृत जो शाकाहारी मछलियाँ होते हैं या हर्बीवोरस मछलियाँ होती हैं जो इनको खाते हैं। तो इनका भार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये चौड़ा हो गया। फिर इनको खाने वाले जो बड़ी मछलियाँ हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन जो मछलियाँ, जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो छोटी मछलियों को खा जाते हैं, तो उनका भार क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो पिरामिड है वो उल्टा बन गया, ये वाला पिरामिड उल्टा बन गया, ये सीधा बना था। ठीक है, तो ये जीव भार का पिरामिड भी जो है उल्टा या सीधा। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा का पिरामिड की ओर। जब किसी फिर वही बात आती है, जब किसी पोषी स्तर के उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों का ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर, फिर वही हम यहाँ पर भी वही बात आ रही है, जैसे किसी पोषी स्तर के उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच, है ना, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच ये बात आ रही है। तो जब ये इसकी बात आएगी तो देखिए यहाँ पर हम ये जो खाद्य उपभोक्ता हैं और विभिन्न श्रेणी के उत्पादक हैं, उनके जो पारस्परिक खाद्य संबंध है, ठीक है, पारस्परिक खाद्य संबंध है, इनका जब ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर, इसका जब किसी पोषी स्तर के उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के पारस्परिक खाद्य संबंधों का ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर करते हैं। यहाँ पर ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे, यहाँ पर भी वही ग्राफी निरूपण करेंगे, लेकिन किसके आधार पर,
ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर, ये ध्यान रखना है हमें बिल्कुल, ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। किसका? उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच पारस्परिक जो खाद्य संबंध है उनका ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर ग्राफीय निरूपण करते हैं, तो ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है, ये आपने ध्यान रखना है कि इसका सदैव सीधा रहता है। कई बार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड ध्यान रखें हमेशा ही सीधा रहेगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। जब एक ट्रॉफिक लेवल से या एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो केवल 10% हो पाती है, 90% खर्च हो जाती है, और हमेशा अगले पोषी स्तर में केवल 10% ही पहुंचती है। इसलिए वो हमेशा ही, चाहे किसी भी कहीं का भी हम इकोसिस्टम वो ले लें, पारतंत्र ले लें, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ये ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का जो मात्रा है वो हमेशा कम होती रहेगी। अगले पोषी स्तर पर केवल 10% ही पहुंचेगी, केवल 10% पहुंचेगी। क्लियर? देखिए, तो इसलिए याद रखना है अबाउट 90% एनर्जी लॉस बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते समय 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। 90% ऊर्जा लॉस कर जाती है, केवल 90% ऊर्जा लॉस कर जाती है, केवल कितनी रहती है? 10% ही, 10% केवल 10% अगले ट्रॉफिक लेवल को स्थानांतरित हो पाती है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। फिर देखिए, ये ऊर्जा का पिरामिड है, चाहे कहीं का भी बना ले। हमने अभी बहुत सारे पिरामिड बनाए, और उन पिरामिड में देखिए जो पिरामिड हमने बनाए, तो यहाँ पर देखिए ग्रास, ये 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर थी। ग्रास हॉपर तक 1,000 पहुँची, और फिर मेढक तक केवल 100 किलो कैलोरी पहुँची, स्नेक तक केवल 10 किलो कैलोरी पहुँची, हॉक तक केवल 1 किलो कैलोरी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल 10% स्थानांतरित हो रही है। यहाँ 90% खर्च हो जा रही है, केवल 10% यहाँ पहुँच रही है। ठीक है, फिर यहाँ से केवल यहाँ पर 90% खर्च हो जा रही है, फिर 10% यहाँ पहुँच रही है, फिर वैसे ही यहाँ पर 90% खर्च हो गए, 10%। तो क्या हो रहा है, हमेशा ही केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पा रहा है। इसको 10% का नियम भी कहते हैं ऊर्जा का। तो ये 10% ही केवल स्थानांतरित हो पाती है। क्यों? क्योंकि 90% विभिन्न क्रियाओं में, अपचय क्रियाओं में ये नष्ट हो जाती है, या कहते हैं इसका हरासमेंट हो जाता है ऊर्जा का, केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी होता है, तथा अगले पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ये याद रखना है। और ये पिरामिड इसलिए क्योंकि ये कहीं भी किसी भी इकोतंत्र का लेंगे हम, तो ये क्या होगा, किसी भी इकोतंत्र का हम ले लें तो ये हमेशा घटते जाएगा, हमेशा ही घटते जाएगा। किसी भी इकोतंत्र में हम ले लें तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लगातार जो ऊर्जा है वो घटते जाएगी, क्योंकि उसने अगले ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% पहुंचना है। इस बात को हमें ध्यान रखना। बच्चों, आज हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। किस तरह संख्या का, जैव भार का या ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड तैयार होता है, और उनकी सारी बारीकियां हमने सीखी। और इसलिए कुछ क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बहुविकल्पी प्रकार के, वो गूगल फॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, और आप लोगों को वो 10 के 10 क्वेश्चन अपने बुद्धिमत्ता के साथ हल करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 पॉइंट्स का होगा। इस प्रकार आपको 10 के 10 जिसके सही होंगे उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग बहुत सावधानी के साथ आंसर सेलेक्ट करें, सोच समझ करके। जो बातें बताई गई हैं, जो आज हमने अध्ययन किया है, उसी को आप लोग उसी के हिसाब से आंसर भी देंगे। और जब गूगल फॉर्म का लिंक आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है,
और उसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको, वह पारिस्थितिक पिरामिड जो उल्टा नहीं बनता है, तो उसमें जो भी आंसर सही है, चाहे ये है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है या चौथा वाला सही है, जो सही है आपको उसको सेलेक्ट करना है। और इस प्रकार फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन है घास के मैदान में संख्या का पारिस्थितिक पिरामिड बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा, उल्टा या दोनों प्रकार का, उल्टा और सीधा, या इनमें से कोई नहीं, जो आपको सही लगता है। इस प्रकार से आपके टोटल मिला करके 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। जो 10 क्वेश्चन आएंगे, उन 10 क्वेश्चंस में आपको 10 के 10 हल करने के बाद उन 10 क्वेश्चंस को सबमिट कर देना है। लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, लास्ट में कैसा आएगा, सबमिट, सबमिट, सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो सबमिट का ऑप्शन आने पर आपको सबमिट, सबमिट लिखा रहेगा, तो सबमिट के ऑप्शन आने पर आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो आपका जो आंसर है सारे सबमिट हो जाएंगे और आपको आपके मार्क्स भी दिख जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप फिर से पूछ सकते हैं, और उस पर आप जो समझ में नहीं आया उसको फिर पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आज का संबोध है वो SCERT देहरादून की टीम के निर्देशन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं प्रस्तुतकर्ता दिनेश चंद टमटा, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज जैनोली, अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। और आशा करता हूँ आप सभी को ये संबोध पसंद आया होगा। थैंक यू।